जरा सोचिए, रात का गहरा अंधेरा हो, कोई गहरी नींद में हो और अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुले। कोई अजीब सी आवाज या कोई शोर? नहीं, एक बेहद मीठी आवाज। कोई गा रहा है, चंदा है तू, मेरा तारा है तू। एक ऐसी लोरी जिसने बचपन में किसी को भी अनगिनत बार सुकून की नींद सुलाया होगा। अरे बाप रे, रात के सन्नाटे में अचानक कोई लोरी गाए तो वो सुकून तो बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल नहीं। वो धुन सुनने वाले की हड्डियों में एक अजीब सी ठंडक पैदा कर रही हो, क्योंकि जो शख्स वो लोरी गा रहा है वो शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं और उसके गले पर किसी के दोनों तरफ से जोर से दबाने के गहरे निशान हैं। मतलब जब सुरक्षा और प्यार का प्रतीक ही खौफ का रूप ले ले तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जहां हमारा दिमाग ही प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि जिस चीज से हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए वही हमारी जान की दुश्मन बन बैठी है। सही बात है। और हमारे आज के स्रोतों ने हमें जो केस स्टडी दी है वो महज एक भूतिया किस्सा नहीं है। ये साहिल, चिराग, अरुण और समय नाम के 4 दोस्तों के मनाली और रोहतांग पास के सफर की दास्तान है। हाँ, मैंने भी ये केस पढ़ा है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? लेकिन इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ डरना या डराना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इंसान का गहरा दुख, उसका शोक या कहें जो उसका ग्रीफ होता है, वो उसे अनजान और खौफनाक ताकतों के लिए खुला दरवाजा बना देता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। इस कहानी की जड़ें इंसान के भीतर मौजूद उस अंधेरे में छिपी हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अलौकिक घटनाएं बस हवा से पैदा नहीं होती, वे हमेशा किसी न किसी मानवीय कमजोरी पर पनपती हैं, खासकर कोई गहरा मानसिक आघात। हाँ, और इस खौफनाक वादी में उतरने से पहले उस आघात को समझना बहुत जरूरी है। इन 4 दोस्तों में से एक है समय। कुछ ही महीने पहले समय के छोटे भाई की एक स्कूल ट्रिप के दौरान एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ओफ, बहुत ही दुखद। हाँ यार, वो बच्चा एक गाड़ी से टकरा गया था। समय, जो कभी हर महफिल की जान हुआ करता था, इस सदमे से पूरी तरह टूट चुका था। तो उसे इस दुख से उबारने के लिए उसके दोस्तों ने उसे मनाली ले जाने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। दोस्तों को लगता है कि जगह बदलने से शायद दर्द कम हो जाए। ट्रिप के तीसरे दिन वो रोहतांग पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें टोकता है और एक बहुत सख्त चेतावनी देता है कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में लौट आएं। और उस रिसेप्शनिस्ट का ये डर निराधार नहीं था। उसने जो कारण बताया वो सदियों पुरानी लोक कथाओं और उस जगह के कड़वे सच का मिश्रण था। उसने साफ बताया कि रोहतांग का शाब्दिक अर्थ ही है वैली ऑफ डेथ, मतलब लाशों का ढेर। वाकई लाशों का ढेर? हाँ, उसने चेतावनी दी कि सैकड़ों साल पहले जो भी रात में वहां रुकता था, अगली सुबह वादी में उसकी लाश मिलती थी। पुलिस उसे अत्यधिक ठंड या खाई में गिरने वाला एक्सीडेंट मान लेती थी। लेकिन जो वहां के लोकल लोग थे, उनका दृढ़ विश्वास था कि ये किसी मायावी साए का काम है। अब यहाँ एक सवाल उठता है। दुख एक खुले घाव की तरह होता है। एक ऐसे दोस्त को जो पहले से ही अपने भाई की मौत के गहरे सदमे में है, उसे मौत की घाटी ले जाना, क्या ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं थी? बाहर से देखने पे ये महज एक बेवकूफी लग सकती है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इंसान अक्सर गहरे दुख को सुन्न करने के लिए ऐसे चरम या एक्सट्रीम रास्तों की तरफ ही आकर्षित होता है। अच्छा, मतलब वो जानबूझकर खतरे की तरफ जा रहे थे? अवचेतन रूप से हाँ। ये एक कोशिश होती है कुछ भी महसूस करने की या फिर उस दर्द से भागने की। जहां तक बात उस मायावी साए की है, हमें ये समझना होगा कि लोक कथाएं या जो फोकलोर होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। रोहतांग पास की 13,000 फीट की ऊंचाई, जमा देने वाली ठंड और अचानक बदलने वाला मौसम, जानलेवा खाइयां, बिल्कुल, ये सब मौत के तार्किक कारण हैं। लेकिन जब एक ही जगह पर लगातार मौतें होने लगती हैं तो इंसानी दिमाग उस अज्ञात डर को एक चेहरा देने की कोशिश करता है और वहीं से जन्म लेता है वो मायावी साया। और वो चेतावनी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, वो उस बर्फीले रेगिस्तान का एक नियम था जिसे उन लड़कों ने अनजाने में तोड़ दिया था। शाम ढल चुकी थी, रात के 9:15 बज रहे थे जब वे वापस लौट रहे थे। मतलब 6 बजे का जो टाइम था वो तो कब का निकल चुका था। हाँ, वादी में गहरा सन्नाटा था, धुंध लगातार बढ़ती जा रही थी और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी थी। उनकी गाड़ी सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रही थी। तभी सड़क के किनारे एक पत्थर आता है जिस पर लिखा था
मनाली 28 किलोमीटर। जो कि पहाड़ों में बहुत आम बात है, माइलस्टोन दिखना। टूरिस्ट के लिए वो महज एक माइलस्टोन होता है, लेकिन उस रात उस 28 किलोमीटर के पत्थर ने साबित कर दिया कि रोहतांग को वैली ऑफ डेथ क्यों कहते हैं। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। साहिल गाड़ी में बैठा था और उसकी नजर उस पत्थर पर गई। उस जमा देने वाली ठंड में साहिल को उस पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। इतनी रात को और ठंड में। हाँ। और उस आदमी ने सिर्फ एक धोती और ऊपर एक पतला सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। साहिल चुप रहा, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद गाड़ी के लगातार आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। मतलब वो एक लूप में फंस गए थे। हैरानी की बात यह थी कि उस पर वही धोती वाला आदमी फिर बैठा था। जब साहिल ने घबराकर यह बात अपने दोस्तों को बताई तो चिराग का जवाब खून जमा देने वाला था। चिराग ने कहा कि उसे 20 मिनट पहले भी वो पत्थर दिखा था, लेकिन उस पर कोई आदमी नहीं, बल्कि हाथ में एक खिलौना लिए एक छोटी बच्ची बैठी थी। अरे बाप रे, ये स्थिति वास्तविकता के टूटने का संकेत है। जब एक ही जगह और एक ही समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखने लगे तो खतरा बाहर नहीं, उनके दिमाग के भीतर खेल रहा है। और ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अरुण जो गाड़ी चला रहा था वो कहता है कि उसे तो कोई इंसान दिखाई नहीं। उसे उन दोनों पत्थरों के पास एक काला घोड़ा खड़ा दिखा जो बस उनकी गाड़ी को गुजरते हुए घूर रहा था। एक काला घोड़ा? ये तो और भी अजीब है। ये सब सुनकर सबकी नजरें समय पर गईं, लेकिन समय का बर्ताव एकदम बदल चुका था। वो डरावा नहीं था, बल्कि वो एक अजीब सी धुन में बस एक ही बात रट रहा था, किसी को हमारी जरूरत है और हमें रुकना चाहिए। तीसरी बार जब वो पत्थर आया तो वहां कोई भी नहीं था। सड़क एकदम सूनी थी। अब यहाँ एक ही सड़क है, एक ही पत्थर है, गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, लेकिन हर किसी को एक अलग ही छवि क्यों दिख रही है? मेरी नजर में वो मायावी साया एक प्रिज्म की तरह था। प्रिज्म? वो कैसे? जैसे एक प्रिज्म से गुजरकर एक ही रोशनी अलग अलग रंगों में बट जाती है, वैसे ही साया तो एक ही था, लेकिन कार में बैठे हर इंसान का दिमाग उनके अपने सबकॉन्शियस के गहरे डर के हिसाब से एक अलग रूप देख रहा था। वाकई ये एनालॉजी इस घटना को बहुत सटीकता से समझाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे ही माया कहा गया है। माया का मुख्य काम डराना नहीं होता, उसका काम भ्रमित करना और इंसान की वास्तविकता को विकृत करना होता है। तो मतलब वो साया असली नहीं था? वह साया अपना असली रूप नहीं दिखा रहा था। वह वही दिखा रहा था जो देखने वाले के अवचेतन में सबसे गहरे खौफ के रूप में दबा हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात समय की प्रतिक्रिया है। साये ने समय के लिए डर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। हाँ यार, समय को डर नहीं लग रहा था, उसे तो किसी की मदद करनी थी। साये ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि साये ने समय की सबसे कमजोर नस को पहचान लिया था। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत होता है जिसे ज़िगानिक इफेक्ट कहते हैं। ये बताता है कि हमारा दिमाग उन कामों को हमेशा याद रखता है जो अधूरे रह गए हों। अच्छा, तो समय के लिए वो अधूरा काम क्या था? अपने छोटे भाई को बचाना। उसके मन में जो भयंकर अपराध बोध था, जो सर्वाइवर्स गिल्ट था, उस साये ने उसे ही अपना सबसे धारदार हथियार बना लिया। इसीलिए समय डरने के बजाय कह रहा था कि किसी को हमारी जरूरत है। साया उसे फंसाने के लिए खौफ का नहीं, बल्कि उसके दुख का इस्तेमाल कर रहा था। ये रणनीति तो किसी भी खौफनाक चेहरे से ज्यादा खतरनाक है। और ये 28 किलोमीटर का जो लूप था वो तो महज एक छलावा था, एक शुरुआत थी। बिल्कुल, असली खेल तो अभी बाकी था। साया अब सिर्फ बाहर पत्थरों पर बैठकर उनका इंतजार नहीं कर रहा था, वो उनके बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। रात के 11 बज चुके थे। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ मीटर से आगे नहीं जा रही थी। तभी अरुण की आवाज कांपते हुए आती है, बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ चल रहा है। एक बंद गाड़ी अक्सर इंसान को सुरक्षा का झूठा एहसास देती है। जब वो सुरक्षा टूटती है तो दहशत कई गुना बढ़ जाती है। और वो दहशत तब अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने बाहर देखा। गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और एक 15 साल का लड़का बड़े आराम से गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा था। 40 की स्पीड पर? ये तो नामुमकिन है। वो दौड़ नहीं रहा था, वो हाँफ नहीं रहा था, वो बस एक सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड के बराबर। उसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे और उसके चेहरे पर कई सारी चोटों के ताजा निशान थे। समय उसे देखता है और तुरंत कहता है इसे मदद चाहिए, और ये कहकर वो अपनी तरफ की खिड़की खोल लेता है। अरे नहीं,
ये तो सबसे बड़ी गलती थी। अरुण घबराकर सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उस खौफ को महसूस कीजिए। एक तेज रफ्तार बंद गाड़ी, बाहर एक अनजानी ताकत, बटन बार बार दबाया जा रहा है, लेकिन सेंट्रल लॉक काम ही नहीं कर रहा। खिड़की खुली की खुली रह जाती है। अरुण खुद को पूरी तरह से उन अदृश्य ताकतों के रहमो करम पर महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि जो लड़का बाहर चल रहा था उसकी उम्र 15 साल थी। उसकी हालत, मिट्टी से सने कपड़े, चोटिल चेहरा, खून के निशान, ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट के शिकार बच्चे जैसी थी। ठीक वैसे ही जैसे समय का छोटा भाई उस जानलेवा एक्सीडेंट के बाद दिखा होगा। एकदम सही। साई ने बिल्कुल सटीक रूप लिया था। और यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही समय अपनी खिड़की खोलता है, वो लड़का अचानक पीछे रुक जाता है। गाड़ी आगे निकल जाती है। समय रियर व्यू मिरर में पीछे देखता है, वो लड़का वहां सड़क के बीचों बीच खड़ा हाथ हिला रहा था। और समय, उसने क्या किया? समय उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला रहा था। यह पल इस पूरी घटना का सबसे अहम और निर्णायक बिंदु है। एक साया जो इतनी देर से उनका पीछा कर रहा था, जो गाड़ी के साथ 40 की स्पीड पर चल रहा था, वो अचानक खिड़की खुलते ही पीछे क्यों रुक गया? उसने शारीरिक रूप से हमला क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। उसे तो मौका मिल गया था, खिड़की खुली थी, वो आसानी से कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्योंकि उसे किसी शारीरिक हमले की जरूरत ही नहीं थी। अलौकिक दुनिया के नियमों के अनुसार किसी भी अदृश्य या नकारात्मक ऊर्जा को एक भौतिक शरीर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण की जरूरत होती है। वो जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब वो मुस्कान? हाँ, जब समय ने खिड़की खोलकर उस साये को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया, उसके लिए सहानुभूति महसूस की, तो उस साये को अपना वो आमंत्रण मिल गया। समय की वो मुस्कान ही वो दरवाजा थी। बाप रे। साये को अब गाड़ी के पीछे भागने की या बाहर धुंध में रहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अब उस खुली खिड़की के जरिए समय के दिमाग और उसके शरीर में दाखिल हो चुका था। वो अब एक सहयात्री बनकर उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। उफ, मतलब जब उन लड़कों ने घबराकर गाड़ी भगाई और उन्हें मनाली 16 किलोमीटर का पत्थर दिखा, तो उन्हें लगा कि वो उस लूप से बाहर आ गए हैं। रात 2 बजे जब वे अपने होटल पहुंचे तो उन्होंने चैन की सांस ली। उन्हें लगा होगा कि उन्होंने मौत की घाटी को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन असलियत तो ये थी कि असली खौफ बाहर उन बर्फीली वादियों में नहीं छूटा था। वो उनके साथ उनके बंद कमरे के अंदर आ चुका था। और इसका भयानक सबूत उन्हें कुछ ही घंटों बाद मिला। रात के 3:30 बज रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। तभी साहिल की आंख एक बहुत ही धीमी गुनगुनाने की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि समय अपने बिस्तर पर नहीं है। उस रात जो उस कमरे में हुआ, वो इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान का अपना शरीर ही उसका दुश्मन बन जाए तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। साहिल देखता है कि समय शीशे के सामने खड़ा है और एक छोटे बच्चे की तरह खुद को आईने में देखकर वही लोरी गा रहा था, चांदा है तू मेरा तारा है तू। साहिल, चिराग और अरुण घबरा कर उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अनसुना कर देता है। जाहिर है वो अब अपने होश में नहीं था। जब वे उसे घुमाकर उसका चेहरा देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। समय की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके गले पर दोनों तरफ से ऐसे गहरे निशान थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जोर से दबा रहा हो। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी विकृत और खौफनाक मुस्कान थी। ये वही लोरी है जिसने शुरुआत में खौफ का माहौल बनाया था। एक बेहद पवित्र और बचपन की मीठी याद देने वाली धुन को उस साये ने एक हथियार में बदल दिया था। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे चरम स्तर है। और तभी समय उस आईने से हटकर बड़ी मासूमियत से अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और इतना कहते ही वो जमीन पर गिरकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। हे भगवान! तो इसका असल मतलब क्या है? वो लोरी, वो मासूम सा सवाल, एक बचपन की मीठी याद को एक खौफनाक धमकी में कैसे बदल दिया गया? वो साया समय के शरीर के माध्यम से बाकी दोस्तों को चुनौती दे रहा था। वो ये जता रहा था कि उसने उसी मासूमियत का, उसी मदद करने की भावना का फायदा उठाया है जिसने समय को कमजोर किया। वो दस्तक देने की बात महज एक सवाल नहीं था, वो एक खुली चेतावनी थी कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगली सुबह जब वे दोस्त दहशत में उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात मानकर एक स्थानीय पंडित के पास जाते हैं तो सच्चाई पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। पंडित समय की हालत देखते ही सब समझ जाता है। हाँ, ऐसे मामलों में स्थानीय लोग अक्सर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो बताता है कि समय के किसी बेहद करीबी की हाल ही में मौत हुई है
और उसी की आत्मा का ढोंग रचकर उस मायावी साए ने समय के अपराध बोध का फायदा उठाया और उसे अपने वश में कर लिया। फिर वो पंडित झाड़ फूक करता है, एक विशेष अनुष्ठान करता है, और उसके बाद जो होता है वो सच में बहुत विचलित करने वाला है। वाकई पूजा के दौरान समय को भयंकर उल्टियां होने लगती हैं और उन उल्टियों में से कुछ अजीब सा गाढ़ा, बिल्कुल टामर जैसा काला लिक्विड निकलता है। मैं बस यही सोच रहा हूँ, ये काला गाढ़ा लिक्विड असल में क्या था? इसे समझने के लिए हमें शरीर और दिमाग के उस गहरे कनेक्शन को देखना होगा जिसे विज्ञान में साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। जब इंसान गहरे मानसिक आघात या ट्रॉमा से गुजरता है तो वो दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर में रसायन का रूप ले लेता है। मतलब वो लिक्विड सिर्फ कोई जादुई या भूतिया चीज नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जैसे एक सूजे हुए और जहरीले फोड़े के फटने पर शरीर से सारा जहर बाहर निकल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा पर पड़े दुख के उस गहरे घाव को जब साफ किया गया तो वो उसी तरह के डार्क फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में बाहर आया। अच्छा, तो पंडित ने वो सब निकाल दिया? हाँ, उस स्थानीय पंडित ने तुरंत वो मनोवैज्ञानिक पैटर्न पहचान लिया जो शहरों से आए पढ़े लिखे नौजवान नहीं देख पाए थे। बुरे साए हमेशा उस अनसुलझे ग्रीफ को अपना भोजन बनाते हैं। वो जो काला तरल पदार्थ समय के शरीर से बाहर निकला, वो उस विषैले दुख और सर्वाइवर्स गिल्ट का भौतिक प्रतीक था, जिसने समय को अंदर तक सड़ा दिया था। बिल्कुल। जब तक वो जहर शारीरिक रूप से बाहर नहीं निकलता, समय कभी उस साए की पकड़ से आजाद नहीं हो पाता। ये केस स्टडी सिर्फ मनाली की खूबसूरत वादियों में खो जाने वाला एक डरावना किस्सा नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता और खौफनाक सबूत है कि कैसे इंसान का अपना दुख, उसका अपना दबा हुआ दर्द उसे सबसे भयानक और अनजान रास्तों पर ले जा सकता है। सही कहा। समय की जान तो बच गई। उस पूजा के बाद उसका शरीर उस साए से मुक्त भी हो गया, लेकिन साहिल ने बताया कि उसे आज भी रातों को उस लोरी के डरावने सपने आते हैं। वो खौफ हमेशा के लिए उनके जहन में एक परछाई बनकर दर्ज हो गया। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। जब कोई इंसान मानसिक रूप से कमजोर होता है, जब वो किसी गहरे सदमे से गुजर रहा होता है, तो वो सिर्फ अपने अंदर के डर से नहीं लड़ रहा होता। तो फिर किससे लड़ रहा होता है? वो बाहरी दुनिया के उन तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए भी एक खुला दरवाजा बन जाता है, जो सिर्फ एक कमजोर पल, एक दरार की तलाश में रहती हैं। दुख हमारे मानसिक कवच को तोड़ देता है और उसी टूटे हुए कवच से मायावी साए अंदर आते हैं। वाकई ये बहुत ही डरावना सच है, और हमारी आज की इस गहन चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा सोचिए, अगर वो मायावी साया सच में इंसानी अवचेतन के डर का ही रूप ले सकता है, तो अगर कभी रात के गहरे अंधेरे में किसी को उस सुनसान सड़क से गुजरना पड़े, तो वो साया उसके लिए कौन सा रूप लेगा? सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में मदद मांगे, तो याद रखने वाली बात यह है, हो सकता है कि वो खिड़की किसी इंसान के लिए नहीं खुल रही हो, बल्कि इंसान अपने ही किसी सबसे गहरे, सबसे भयानक खौफ को अंदर आने का आमंत्रण दे रहा हो। अगली बार किसी अनजानी राह पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी के दरवाजों से ज्यादा अपने दिमाग के दरवाजे जरूर चेक कर लेना।